जय हिंद। दोस्तों, आज इस वीडियो में मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो दो तरह का होता है। एक को आप कह लीजिए प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जिसके बारे में आपने टेंस में पढ़ा। इसमें आपने पढ़ा कि डू होगा, डज होगा, डिड होगा, है ना, हैव होगा, हैड होगा, हैज होगा, बी होगा, बीइंग होगा, बीन होगा और इज एम आर। इसको कहते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। ये हमारा प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हुआ। तो इन सब का प्रयोग हमने टेंस में किया है ना। ये ध्यान आपने दिया होगा कि डू डज डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं हमेशा। हैव हैड हैज के बाद जब भी मेन वर्ब आएगा थर्ड फॉर्म। और इज एम आर के बाद हमेशा जो लगाते हैं वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म। तो ये हमारा प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। ये जो है ना सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। दोनों वर्ब को मैं यहाँ लिख रहा हूँ और दोनों में अंतर आपको समझाता हूँ। ये होता है मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो ये जो मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब है ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब से अलग है। इसमें जितने भी मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब है उसका सब्जेक्ट के अनुसार लगाना कोई ज़रूरी नहीं है। यही सबसे बड़ी खासियत है। इसमें नीड होता है, डेयर है, यूज टू है, ठीक है। इसके अलावा शैल, विल, कैन, मे, मस्ट और शुड शैल का वीकर फॉर्म और पास्ट फॉर्म है। विल का वुड हो जाएगा पास्ट और वीकर फॉर्म, कैन का कुड हो जाएगा, मे का माइट होगा और एक और है आउट टू। ये टोटल 13 मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब हैं और ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बस इतना ही होता है, ठीक है। तो दोनों में अंतर क्या है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है ना। जैसे सब्जेक्ट अगर ही है थर्ड पर्सन सिंगुलर तो डज आता है, अगर ही है तो इज आता है, आई है तो एम आएगा, दे है तो आर होगा। लेकिन यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब भी ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा तो इन दोनों में जो अंतर है वो मैं बता दूं। इसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब है तो जब भी इसके बाद मेन वर्ब आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। इनके बाद अलग अलग वर्ब के फॉर्म्स आते हैं और ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो मैं 2-3 पॉइंट्स लिखा रहा हूँ जिसको आपको ध्यान से नोट करना है कि इन दोनों में अंतर क्या है। देखिए, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अनुसार बदलता है, लेकिन मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। तो पहला लिखेंगे जो फैक्ट जो हमें याद रखना है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जिसमें इज एम आर डू डज ये सब आया, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ सब्जेक्ट। जो अभी मैंने आपको बताया कि कहीं डू कब लगेगा, डज कहाँ लगेगा, ये सब्जेक्ट के नंबर पर्सन को देखना है। लेकिन मोडाल्स के साथ ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ सिंपली लिखें अनलाइक मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब। अनलाइक का मतलब हो गया इसके विपरीत। इसमें ऐसा कुछ नहीं सोचना है। आई है वहाँ भी विल लगेगा, ही है वहाँ भी विल लगेगा, सी है वहाँ भी विल लगेगा। लेकिन यहाँ क्या है, ही डज नॉट गो देयर,
ही डज नॉट गो देयर। अब अगर मैं यहाँ सब्जेक्ट ही की जगह दे कर दूँ तो फिर यहाँ हेल्पिंग वर्ब बदलेगा ना, दे डू हो जाएगा। लेकिन अगर मैं मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करता हूँ तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ आई विल नॉट गो देयर, आई विल नॉट गो देयर, अगर मैं यहाँ पे आई के जगह ही लिखूँ या सी लिखूँ या दे लिखूँ तो इससे क्या विल में चेंज आ जाएगा, विल के जगह सेल लिख देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मोडाल्स में ऐसा कुछ नहीं है। आई शुड अगर लिख रहे हैं तो सब्जेक्ट अगर ही है उसके साथ भी शुड आएगा, और दे है तब भी शुड आएगा, ही है तब भी शुड आएगा। आई शुड नॉट गो देयर, ही शुड नॉट गो देयर, शी शुड नॉट, दे शुड नॉट। तो पहला तो फर्क आपने देखा कि ये सब्जेक्ट के अनुसार जो है चेंज हो जाता है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, अनलाइक मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। दूसरा जो अंतर है वो क्या आपने समझा कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जो होता है मेन वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स लेता है। जैसे हैज हैव अगर हेल्पिंग वर्ब है तो आगे थर्ड फॉर्म आता है। डू डज डीड है तो आपको आगे लगाना होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, है ना। इज एम आर है तो मेन वर्ब आएगा तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है। लेकिन मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब के आगे जो मेन वर्ब आएगा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्म में होगा, चाहे शुड हो, कैन हो, कुड हो, मे हो, माइट हो। आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। ये जो बेसिक बातें हैं जो आपको याद रखना है। तो दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब takes different forms of verb, forms of main verb। जैसे हैज हैव हैड है तो हैज हैव ये सब है तो इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। इज एम आर है तो आगे वॉज वर है तो इसके साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है। डू डज डीड है तो इसके साथ आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। ऐसा होता है। लेकिन मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है, अनलाइक मोडाल हेल्पिंग वर्ब। मोडाल हेल्पिंग वर्ब होगा तो चाहे सेल हो या शुड हो या कैन हो या कुड हो, इसके बाद जब भी आएगा तो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ही आएगा। तो दूसरा अंतर आपने देखा इसको। तो ये जो दो बेसिक अंतर है ये आपको ध्यान में रखना है। एक और अंतर जो है दोस्तों कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है और मेन वर्ब का भी काम करता है। ठीक है। लेकिन मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है। तो तीसरा बात याद रखिएगा कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब acts as helping verb and a main verb as well। हेल्पिंग वर्ब भी बन सकता है, मेन वर्ब भी बन सकता है, अनलाइक मोडाल्स। मोडाल जो हेल्पिंग वर्ब है ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन इसमें तीन ऐसे हैं जिसमें यूज टू, आउट टू, सॉरी यूज टू, नीड और डेयर। देखिए तीसरा जो अंतर है वो ये है कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी आएगा, कोई भी है, चाहे हैज हैव हैड है तो हेल्पिंग वर्ब भी यूज करते हैं, मेन वर्ब भी यूज करते हैं। डू डज डीड है हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है। लेकिन जो मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब है वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन तीन जो है जैसे यूज टू है तो ये हेल्पिंग वर्ब भी बनता है और एडजेक्टिव के रूप में भी आता है, ये हेल्पिंग वर्ब भी होता है, मेन वर्ब। इसके अलावा बाकी जितने हैं सिर्फ हेल्पिंग वर्ब रहेगा, सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा, सब्जेक्ट के नंबर पर्सन से कोई चेंजेस नहीं होगा। तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के बारे में हमने टेंस में पढ़ा था। जैसे यहाँ पे भी देखिए ये जो बात लिखा गया है इसको समझा देते हैं आपको। जैसे इज है तो हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है। आप बताइए कहाँ हेल्पिंग वर्ब है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ही इज अ डॉक्टर और ही इज
हेल्पिंग मी, इसमें बताइए हेल्पिंग अस, इसमें बताइए कौन सा इज जो है हेल्पिंग वर्ब है और कौन सा इज मेन वर्ब है। तो आप समझ रहे होंगे कि जिस वाक्य में इज अकेला है और कोई दूसरा वर्ब ही नहीं है तो यहाँ पे मेन वर्ब हो गया, और यहाँ पे ये मेन वर्ब को हेल्प कर रहा है। हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या होता है, हेल्प कर रहा है। तो ये हेल्पिंग वर्ब है लेकिन ये हमारा मेन वर्ब है। जैसे हैज़ है तो ही हैज़ मनी, तो मनी यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया हैज़ का, और ही हैज़ स्टोलन माई मनी। अब यहाँ पे बताइए कौन सा हेल्पिंग वर्ब है और कौन सा मेन वर्ब है। तो अकेला है, ये मेन वर्ब है, ये असिस्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है स्टोलन को ये बताने में कि ये काम कब हुआ था। हैज़ है तो रिसेंट टाइम का हुआ, तो दोनों काम करता है। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ ही डज दिस और ही डज नॉट सिंग, ठीक है। तो यहाँ पे डज अकेला है मेन वर्ब, यहाँ पे क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब को हेल्प कर रहा है, ये एडवर्ब, ये सब्जेक्ट। तो तीन अंतर मैंने बताया, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मोडाल हेल्पिंग वर्ब, दो ही हेल्पिंग वर्ब होते हैं। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब सिर्फ और सिर्फ क्या बताता है, समय, ये बताता है समय, इसलिए टाइम एंड टेंस में हम यूज करते हैं। और हेल्पिंग वर्ब जो प्राइमरी है वो हेल्पिंग वर्ब भी होता है और मेन वर्ब के रूप में भी यूज होता है, जबकि मोडाल्स के साथ ऐसा नहीं होता। मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, लेकिन प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कहीं इज एम आर वॉज वर्ब के साथ आई नहीं लगता है तो हैज हैव हैड के साथ थर्ड फॉर्म, तो डू डज डिड के साथ वी वन। लेकिन मोडाल्स चाहे सेल हो, शुड हो, विल हो, कुड हो, आउट टू हो, जो भी हो, मोडाल्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एज ए मेन वर्ब आएगा। और तीसरी बात कि सब्जेक्ट के नंबर पर्सन से कोई मतलब नहीं होता है, उसके देखे बिना मोडाल हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो दोनों का काम क्या है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का काम है एक्शन का समय बताना, अवस्था का समय बताना, जबकि मोडाल्स जो है वो मूड बताता है। यानी कि जो टाइम एंड टेंस पढ़ा था वहाँ एक्शन का सही जानकारी दिया जाता है समय का, वहाँ एक्शन घटित होता है, प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो या फ्यूचर में। यहाँ पे मोडाल्स में एक्शन होता नहीं है, एक्शन का होना बाकी है। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ यू शुड गो, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, यू शुड गो, तो अब आप बताइए यहाँ एक्शन हुआ तो नहीं है, यू शुड गो, ये एक्शन वर्ब कौन है, गो, लेकिन जाना अभी हुआ नहीं है, तुम्हें जाना चाहिए, ये मेरा क्या है, मोड है, ये मेरी मोड है, ये मेरा मूड है, ये मेरा इंटेंशन है कि आपको जाना चाहिए। तो यहाँ शुड लगाएं या यहाँ मे लगाएं या यहाँ मस्ट लगाएं या यहाँ विल लगाएं, कोई भी मोडाल लगाइएगा, एक्शन हुआ नहीं है, एक्शन का होना बाकी है। तो मोडाल्स क्या है, मोडाल्स जो बोलने वाले का इरादा बताता है कि उस एक्शन के बारे में वो क्या सोचता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि मोडाल्स, तो यहाँ लिखिए कि मोडाल्स आर those helping verbs, modals are those helping verbs which express the mode of action denoted by the main verb। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, सिंपल आप ये समझ लीजिए कि मोडाल्स जो है स्पीकर का ओपिनियन बताता है, बोलने वाले का या लिखने वाले का ओपिनियन बताता है, ठीक है, ओपिनियन पता चलता है। जैसे अगर हम कह रहे हैं यू शुड, यू मस्ट, यू में, तो इससे हमें ये बताने में सुविधा हो रहा है कि यू शुड मतलब हम पॉजिटिव हैं, यू शुड नॉट यानी नेगेटिव हैं। तो आप राइटर के मन के बात को आप आसानी से समझ सकते हैं दोस्तों। तो मोडाल्स बहुत ज़रूरी है, लेकिन मोडाल्स क्यों यूज कर रहे हैं बात समझ लीजिए। इसलिए मैंने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब दोनों दो चीज़ें हैं। यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट मैंने बताया था कि मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ऐसा ना हो कि ही कुड वॉन लिख दें, विनिंग लिख दें, विंस लिख दें, ऐसा कुछ नहीं है। मोडाल है तो सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म।
सब्जेक्ट के अनुसार कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने टेंस में पढ़ा कि आई वी के साथ सेल लगाना, बाकी के साथ विल, तो ये रूल एकदम हार्ड एंड फास्ट है। नहीं, अगर नहीं करते हैं तो वाक्य गलत नहीं होता है। अगर नहीं रूल फॉलो करते हैं तो इसका मतलब इम्फेसिस हो जाएगा, गलत नहीं होगा। आई की जगह सेल लगाएं, विल लगाएं, इम्फेसिस का हो सकता है, गलत नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे जो लास्ट लाइन लिखा था कि मोडाल हेल्पिंग वर्ब सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है 3 को छोड़ के, वो कौन कौन था? यूज टू, नीड और डेयर। तो उनके बारे में मैं बारी बारी से बता रहा हूँ। जैसे देखिए, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये बात मैं क्लियर कर सकूं कि नीड जो होता है, इनका यूज़ आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी, और नीड का यूज़ मेन वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं। नीड का मतलब हो जाएगा ज़रूरत, आवश्यकता। तो हेल्पिंग वर्ब कब हम बनाएंगे? अच्छा, आपने लिखा था कि नीड वगैरह जो है स्टेटिव वर्ब है मेन वर्ब के रूप में, तो आईएनजी का प्रयोग इसमें नहीं होगा। जैसे कोई भी स्टेटिव वर्ब हो, नीड, डेयर, थिंक, फील, लव, लाइक, हेट, डिटेस्ट, रिस्पेक्ट, इन सब के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लगता है। तो नीड के साथ जब भी हम यूज करेंगे तो प्रेजेंट में करिए, पास्ट में करिए, परफेक्ट में करिए, कंटिन्यूअस में कभी भी यूज नहीं होगा मेन वर्ब के रूप में। ठीक है, तो आप जरा देखिए वाक्य को, आप पहचानिए। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आई नीड नॉट गो देयर, ये वाक्य नेगेटिव है। इसी वाक्य को मैं मेन वर्ब के रूप में लिख रहा हूँ आई डोंट नीड टू गो देयर, मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखिए, दोनों का मीनिंग एक है, लेकिन यहाँ पे नीड हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पे नीड मेन वर्ब है। कैसे पहचानिए? देखिए, यहाँ पे एक वर्ब है डू और एक वर्ब है नीड, और टू गो जो होता है हमारा मेन वर्ब कभी हो ही नहीं सकता है, वो हमारा इन्फिनिटिव है जिसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। तो डू यहाँ हेल्पिंग वर्ब हो गया, तो हेल्पिंग वर्ब तभी होगा ना जब ये किसी मेन वर्ब को हेल्प करे, तो इसके लिए आया है। तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारा मेन वर्ब है, समझ रहे हैं? ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारा मेन वर्ब है। तो जब भी डू, डज, डिड के बाद नीड आ रहा है, डू डज डिड के बाद आ रहा है, यानी कि यहाँ पे ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। कौन सा हेल्पिंग वर्ब है? डू, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। और नीड क्या है? मेन वर्ब है। आई डोंट नीड टू गो देयर, मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं तो सही होगा वाक्य। या हम इस, ये हेल्पिंग वर्ब तो होता ही है, मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब है ही, तो ये हेल्पिंग वर्ब है। क्यों? क्योंकि इसके आगे नॉट लगा है। तो नॉट हम किसके साथ लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब के साथ लगाते हैं ना। तो यहाँ पे डू के साथ नॉट है, यहाँ पे नीड के साथ नॉट है। तो नीड के साथ जब भी नॉट लगा रहे तो आप समझ लीजिएगा कि नीड नेगेटिव है। दूसरा बात ये देखिए, दो वर्ब है, एक नीड है, एक गो है, तो गो हमारा मेन वर्ब हो गया, तो ये क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। तो ऐसे भी समझ लीजिए कि नीड के बाद नेगेटिव सेंटेंस से पहचानना बिल्कुल आसान है। इंट्रोगेटिव जरा देखिए, अगर मैं यहाँ कह रहा हूँ क्या मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत है? नीड आई गो देयर, क्या मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत है? नीड आई गो देयर। तो नीड हो गया और गो हो गया, ये मार्क ऑफ इंट्रोगेशन है। तो ये नेगेटिव सेंटेंस में भी पहचानना बहुत आसान है कि नीड कब हेल्पिंग वर्ब है और कब मेन वर्ब है। इंट्रोगेटिव में अगर कोई भी वाक्य के शुरू में नीड आ जाए तो वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही होगा, और जब हेल्पिंग वर्ब है तो ये हमारा मेन वर्ब है। और ध्यान दे रहे हैं ना कि नीड जब हेल्पिंग वर्ब है तो आगे V1 लगाएंगे, क्योंकि कोई भी मोडाल्स के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही मेन वर्ब बन सकता है और कुछ नहीं बन सकता है। ठीक है, अगर मैं इसको बनाता हूँ मेन वर्ब के रूप में तो यहाँ पे लिखेंगे डू आई नीड टू गो देयर, डू आई नीड टू गो देयर, क्या मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत है? डू आई नीड टू गो देयर, दोनों का, इसका मीनिंग और इसका मीनिंग, स्ट्रक्चर चेंज है लेकिन सेंस बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पे देखिए, वाक्य के शुरू में हेल्पिंग वर्ब आता है, इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो यहाँ पे शुरू में क्या आया है? नीड, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। यहाँ शुरू में क्या आया है? डू, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो हेल्पिंग वर्ब है तो आगे मेन वर्ब कौन होगा? नीड, ये मेन वर्ब हो गया। अब ध्यान देने वाली बात है कि वाक्य में गलती हो तो कैसे होता है। देखिए,
जब भी नीड मेन वर्ब के रूप में आएगा तो उसके आगे जीरन नहीं आता या बेयर इन्फिनेटिव नहीं आता है, फुल इन्फिनेटिव आता है 2+V1। यहाँ भी नीड मेन वर्ब है तो आगे 2+V1 आएगा। तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो लिख के यहाँ भी अगर छोड़ दिया जाए तो गलत हो जाएगा, सही है। और आई नीड नॉट टू गो लगा दें तो यहाँ गलत हो जाएगा। तो हमें ये देखना है कि नीड अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में है तो आगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा मेन वर्ब के रूप में, लेकिन नीड अगर खुद मेन वर्ब है तो आगे 2+V1 लिखेंगे नाउन एडजेक्टिव के रूप में, जैसे भी। समझ रहे हैं? तो एक बार जरा फिर से वाक्य को समझिए। नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव में बिल्कुल आसान है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ दोनों, ये वाला और ये वाला। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर नीड शुरू में आएगा तो क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। नेगेटिव सेंटेंस में नीड के साथ नॉट आए तो क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब है तो कोई भी मोडाल्स के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो हर बार गलती कैसे होगा? यहाँ 2+V1 लगा देगा, यहाँ 2+V1 लगा देगा तो गलत हो जाएगा। तो आपको पहचानना पड़ेगा स्ट्रक्चर में कि कब ये वर्ड क्या है, क्योंकि ग्रामर में कोई भी वर्ड कब ग्रामेटिकल क्लास बदल रहा है ये उसके फंक्शन यानी कार्य के ऊपर निर्भर करता है। तो कब कौन सा वर्ड क्या कार्य कर रहा है यही पहचानना हमारा पहली जो ज़रूरत होती है वो यही होती है। अब यहाँ ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई हेल्पिंग वर्ब के बाद नीड आता है तो वो मेन वर्ब है। देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डू था, नीड आया, डू था, नीड आया, तो ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब। अब मेन वर्ब जब भी होगा नीड मेन वर्ब हो गया तो आगे 2+V1। समझ रहे हैं? एक बार फिर से नेगेटिव समझिए और इंट्रोगेटिव, उसके बाद इसका अफर्मेटिव में यूज मैं करके बता रहा हूँ। और जो पॉइंट को ध्यान देना है उस पॉइंट को ध्यान से समझना है आपको। जैसे अगर मैं कहूँ, देखिए दोस्तों, जैसे पास्ट में अगर मैं पूछता हूँ कि क्या आपको उन लोगों को पढ़ाने की ज़रूरत थी, तो अगर मैं इंट्रोगेटिव में बोलता हूँ हेल्पिंग वर्ब में तो पहले नीड ही हमें लिखना पड़ेगा ना। तो पास्ट में अगर हम लिखेंगे तो नीडेड हो जाएगा, नीडेड आई टीच देम, नीडेड आई टीच देम, ठीक है। या हम इसको नीड को अगर मेन वर्ब में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? डिड आई नीड टू टीच देम, यहाँ पे टू टीच हो जाएगा, डिड आई नीड टू टीच देम, मार्क ऑफ इंटरोगेशन। अगर मैं इसको नेगेटिव में बनाऊं तो हो जाएगा आई नीडेड नॉट टीच देम। यहाँ पे टू टीच लगा के आसानी से गलती कर दिया जाता है। ध्यान से समझिएगा, आई डिड नॉट नीड टू टीच देम। ये जो ऐसे वर्ड है ना जिसमें कॉमनली गलतियां होती ही होती है। तो देखिए ये हेल्पिंग वर्ब शुरू में है ना, तो आगे वाला ये मेन वर्ब हो जाएगा। तो टू टीच लगाते तो क्यों गलत होता? आई विल टू गो कभी बोलते हैं? आई मे टू गो तो नहीं बोलते ना। तो फिर कोई भी मोडाल हेल्पिंग वर्ब के साथ V1 हमने लिखा है, बेसिक प्रिंसिपल है, उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं? हाँ, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है तो ये हमारा मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब अगर नीड हो तो 2+V1 आएगा, सही है। यहाँ पे नीडेड के साथ नॉट लगा है, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, तो टू टीच लगाना गलत था। लेकिन यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, यहाँ पे 2+V1 लगाना सही है, सही है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में जब भी हम नीड का यूज करेंगे तो वो हेल्पिंग वर्ब हो ही नहीं सकता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब के रूप में यूज करते हैं, सही है। मेन वर्ब के रूप में देखिए, अगर मैं कह रहा हूँ आई नीड टू गो देयर, मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत है। ही नीड्स टू गो देयर, उसे वहाँ जाने की ज़रूरत है। ही नीड्स टू गो देयर। तो यहाँ पे नीड जो है ये मेन वर्ब है, क्योंकि और कोई दूसरा वर्ब यहाँ है नहीं, यहाँ भी ये मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब है तो सब्जेक्ट के अनुसार थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म लेगा ही, समझ रहे हैं ना। तो अफर्मेटिव सेंटेंस ये भी है और ये भी है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में नीड का प्रयोग जब भी हो रहा है, यानी नेगेटिव इंट्रोगेटिव में तो हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है वो तो पहचानना पड़ेगा।
लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में हमेशा दिमाग में रखिए कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, अगर निगेशन और इंट्रोगेशन नहीं है तो ये सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब के रूप में ही आएगा। समझ रहे हैं? जैसे अगर मैं कह रहा हूं उसे मेहनत करने की जरूरत है तो सी नीड्स टू वर्क हार्ड। तो यहाँ पे नीड्स जो है एस इसलिए लगा क्योंकि मेन वर्ब है, मोडाल हेल्पिंग वर्ब लगता तो एस लगता ही नहीं, टू वर्क हार्ड। समझ रहे हैं? अगर यहाँ सी की जगह दे कर दें, दे नीड टू प्ले। और अगर इसको नेगेटिव बनाना है तो अब आप बनाइए सी नीड्स टू वर्क हार्ड, इसको नेगेटिव बनाना है जिसमें एक नीड जो है आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगाना है और एक मेन वर्ब के रूप में लगाना है। सी नीड्स टू वर्क हार्ड, तो पहले हेल्पिंग वर्ब के रूप में बनाएंगे इसको, तो इसका हो जाएगा सी नीड नॉट वर्क हार्ड, सी नीड नॉट वर्क हार्ड। अब यहाँ देखिए, अगर ये मेन वर्ब होता तो सब्जेक्ट के अनुसार एस लगाना पड़ता, ये हेल्पिंग वर्ब है। आप पहचानते हैं ना कि नीड के बाद नॉट आए तो ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, और जब हेल्पिंग वर्ब है तो आगे मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म होगा। सी नीड नॉट वर्क हार्ड। समझ रहे हैं? हम इसको यहाँ तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, अगर हम यहाँ इसको बनाते सी डज नॉट नीड टू वर्क हार्ड, सी डज नॉट नीड टू वर्क हार्ड। अब यहाँ पे नीड क्या हो गया, यहाँ पे डज हमारा हेल्पिंग वर्ब है तो नीड हमारा मेन वर्ब हो गया, जब मेन वर्ब है तो आगे फुल इन्फिनिटिव लगाएंगे। तो जो बात यहाँ पढ़ रहे हैं वही बात डेयर के लिए भी लागू होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि नीड, डेयर और यूज टू, ये तीन मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब ऐसे हैं जो हेल्पिंग वर्ब के अलावा कुछ और बनता है। जैसे नीड आपने देख रहे हैं कि नीड हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब। सवाल ये है कि पहचानना है हमें, तो स्ट्रक्चर को इसी तरह से हम धीरे धीरे पहचानना शुरू करेंगे। इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव है, अफर्मेटिव है, कैसे हेल्पिंग वर्ब पहचान रहे हैं, कैसे मेन वर्ब पहचान रहे हैं, क्या सावधानी बरतना है, ये सारी चीज़ें। तो दोनों तरह से बना सकते हैं, सी नीड नॉट या सी डज नॉट नीड। हेल्पिंग वर्ब होगा तो ध्यान रखिए, मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब है तो जो उसका काम है उसके हिसाब से वायलेशन नहीं होना चाहिए। दे नीड टू प्ले, अब इसको नेगेटिव अगर बनाना है तो इसको दो तरह से बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ कह रहा हूँ दे नीड नॉट टू प्ले, तो यहाँ पे नीड क्या है, और अगर मैं कह रहा हूँ दे डोंट नीड टू प्ले, यहाँ पे नीड क्या है। तो यहाँ पे नीड के बाद तुरंत नॉट आया है, हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे टू जो है वो क्या है, गलत है। और यहाँ पे डू हेल्पिंग वर्ब है, नीड मेन वर्ब है, तो यहाँ पे टू प्ले सही है। मीनिंग एक ही है लेकिन बात समझिए, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस जब होगा तो नीड वहाँ हेल्पिंग वर्ब भी होगा और मेन वर्ब भी हो सकता है। हेल्पिंग वर्ब कब है नेगेटिव सेंटेंस में, जब इसके तुरंत बाद नॉट आया है। और मेन वर्ब कब है, जब इसके पहले हेल्पिंग वर्ब आया है, डू, डज, डिड। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, अगर वाक्य की शुरुआत में ही नीड आ जाए तो वो हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, बस ध्यान ये रखना है कि आगे वी वन लगे। और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का शुरुआत डू, डज, डिड से हो रहा है और उसके बाद नीड आ रहा है तो वो नीड हमारा मेन वर्ब है, उसके आगे हमें टू प्लस वी वन लगाना है। अगर ये बात समझ गए तो यही बात अप्लाई करिए डेयर के साथ। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। नीड्स को पैसिव में जब बनाते हैं तो जीरंड लगता है, जैसे दिस क्लॉथ नीड्स वॉशिंग, लेकिन हम पैसिव वॉइस वाला कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं डाल रहे हैं। मैं यहाँ पे चाहूँ तो बहुत सारे एक्यूजेटिव वर्ब लगा के भी बता सकता हूँ, लेकिन वहाँ से उलझन होगा। प्योर चीज़ जो है वो पहले समझिए कि मोडाल्स हम पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं। इसको पढ़ने से जब हम मोडाल, जब हम कोई पैसेज पढ़ेंगे या कोई किताब हम पढ़ेंगे या न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, कोई क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो मोडाल्स लिखा हुआ है तो समझना है कि आगे जो एक्शन दिया हुआ है वो हुआ नहीं है, उसके बारे में राइटर के मन तक आपको पहुंचना है। और जितना जल्दी राइटर के मन को पढ़ने लगेंगे उतना जल्दी अंग्रेजी आप समझने लगेंगे। तो डेयर है अगला, डेयर। तो आपको मैंने बताया कि डेयर भी जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी आता है और मेन वर्ब के रूप में भी आता है। डेयर हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी इनका इस्तेमाल होगा और डेयर का यूज मेन वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल होगा। डेयर का मतलब होता है साहस करना।
तो हेल्पिंग वर्ब में नेगेटिव सेंटेंस में तो आसानी से समझ लेंगे, या इंट्रोगेटिव में। चलिए इंट्रोगेटिव से हम बताते हैं। डेयर यू टच हिम, क्या तुम्हें उसे पीटने की साहस करते हो? डेयर यू बीट हिम। एक ये वाक्य देखिए, ये वाक्य इंटेरोगेटिव है। डेयर यू बीट हिम इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि डू यू डेयर टू बीट हिम, डू यू डेयर टू बीट हिम, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, दोनों इंट्रोगेटिव हैं। लेकिन आपको पहचानना है, जैसे नीड आपने पहचाना था, कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब है और कौन सा मेन वर्ब है। तो जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए। तो ये इंट्रोगेटिव है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा है। शुरू में अगर नीड हो या डेयर हो, जैसे यहाँ पे नीड ही होता तो भी ये हेल्पिंग वर्ब होता, डेयर है तब भी हेल्पिंग वर्ब होता, मीनिंग बदल जाता। नीड यू बीट हिम, क्या तुम्हें उसे पीटने की ज़रूरत है? डेयर यू बीट हिम, क्या तुम उसे पीटने की साहस करते हो? है तो हेल्पिंग वर्ब। कौन सा हेल्पिंग वर्ब है? प्राइमरी की मोडाल्स, मोडाल्स है, तो मोडाल्स के लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा। अगर मैं चुपके से यहाँ पे टू बीट लगाता तो क्या हो जाता? गलत हो जाता। अब यहाँ देखिए, ए इंट्रोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब कौन है? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है डू। तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद मेन वर्ब कौन है? डेयर। तो यहाँ पे जब मेन वर्ब है तो आगे क्या आएगा? टू प्लस बी1। यानी कि दोनों चॉइसेस हैं आपके पास, चाहे तो डेयर को हेल्पिंग वर्ब के रूप में बनाइए, मेन वर्ब के रूप में बनाइए, दोनों सही है। तो इंट्रोगेटिव में कोई दिक्कत नहीं है। हेल्पिंग वर्ब के बाद ये मेन वर्ब भी आएगा। डू डज डिड के बाद अगर हम यहाँ पे डेयर की जगह नीड भी लगाते तब भी ये मेन वर्ब ही होता। हेल्पिंग वर्ब के बाद डेयर आए, हेल्पिंग वर्ब के बाद नीड आए, तो वो हमारा मेन वर्ब है। और जब मेन वर्ब है तो आगे फुल इन्फिनिटिव लेता है, टू प्लस बी1। अगर मैं इसको नेगेटिव में बनाता, अगर मैं नॉट लगा देता डेयर के साथ, अगर मैं यहाँ कहता यू डेयर नॉट बीट हिम, यू डेयर नॉट बीट हिम, तुम उसे पीटने की साहस नहीं करते हो। तो यहाँ पे डेयर है, नॉट है, बीट है। अगर मैं यहाँ कहता यू डू नॉट डेयर टू बीट हिम, ये नेगेटिव सेंटेंस है दोनों, ये भी नेगेटिव है और वो भी नेगेटिव सेंटेंस है। बताइए, पहचान रहे हैं आराम से? डू के साथ डेयर के साथ नॉट है या नीड के साथ नॉट है तो ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। कौन सा हेल्पिंग वर्ब? मोडाल्स, तो आगे भी वन ही आना चाहिए मेन वर्ब, सही है। यहाँ पे डू के बाद, डच के बाद, डिड के बाद अगर आ रहा है डेयर या नीड तो ये हमारा मेन वर्ब है। जब ये मेन वर्ब है तो इसमें टू प्लस बी1 मत लगाइएगा, आगे वाले जो वर्ब होंगे उसमें लगाएंगे। सही है। एक और उदाहरण देखिए। क्या तुम उसे ऐसा कहने का साहस करते हो? तो चलिए डेयर को हेल्पिंग वर्ब के रूप में बनाइए। क्या तुम उसे ऐसा कहने का साहस करते हो? डेयर यू से, डेयर यू से टू हिम सो। बताइए। सही है। से के बाद रिसिपिएंट के लिए टू लगा है। यहाँ पे डेयर हेल्पिंग वर्ब हो गया, डेयर से ही शुरू हुआ है। अगर मैं यहाँ पे लिखता डू यू डेयर टू से टू हिम सो, तो दोनों में मेन वर्ब कौन है? कौन सा डेयर मेन वर्ब है? ये शुरू में आया है, ये हेल्पिंग वर्ब हुआ, ये मेन वर्ब हुआ, और इसके लिए हमने फुल इन्फिनिटिव लगाया है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव में बनाऊं तो क्या लिखेंगे? अगर हम चाहें, एक बात और समझिएगा, हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव दो तरह का होता है। एक तो इससे बना डेयर यू कम हेयर, क्या तुम्हें यहाँ आने की साहस है? डेयर यू कम हेयर। अगर मैं यहाँ पे इंट्रोगेटिव डब्ल्यू एस से बनाऊं, हाउ डेयर यू कम हेयर, हाउ डेयर यू कम हेयर। तो इंट्रोगेटिव ये भी है, इंट्रोगेटिव ये भी है। एक हेल्पिंग वर्ब को शुरू में रख के बनाते हैं, एक डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड को शुरू में रख के बनाते हैं। तो दोनों हेल्पिंग वर्ब है। जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है उसको यस नो क्वेश्चन कहते हैं,
इसका जवाब आप यस या नो में दे सकते हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब भी हैं। और कोई भी डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद डेयर आ रहा है या नीड आ रहा है, तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन के बाद हेल्पिंग वर्ब भी तो आता है। ये हेल्पिंग वर्ब हुआ, ये मेन वर्ब हो गया। इसी को अगर मैं बनाना चाहूँ मेन वर्ब में तो क्या हो जाएगा? डू यू डेयर टू कम हेयर? डू यू डेयर टू कम हेयर? हाउ डू यू डेयर टू कम हेयर? सही सही है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डू हो गया, यहाँ पे डब्ल्यू एच क्वेश्चन के बाद डू हो गया, तो यहाँ मेन वर्ब है, यहाँ मेन वर्ब है। लेकिन यहाँ डेयर खुद आया था पहले, और डब्ल्यू एच के बाद जो आएगा वो तो हमारा हेल्पिंग वर्ब ही होगा। अगर मैं यहाँ पे कहूँ, नीड का एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे अगर मैं कहूँ कि नीड आई हेल्प देम, क्या मुझे उन लोगों की मदद करने की ज़रूरत है? हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, नीड जो शुरू में है, वाक्य के शुरू में है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। अगर मैं कहूँ वाई नीड आई हेल्प देम, बताइए यहाँ पे नीड क्या है? वाई नीड आई हेल्प देम। तो डब्ल्यू एच के बाद नीड आए या डेयर आए, तो ये डब्ल्यू एच के बाद हेल्पिंग वर्ब भी आता है। शुरू में इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब आता है, तो दोनों जगह हेल्पिंग वर्ब है। अब मेन वर्ब में बनाना है, मीनिंग में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, तो कैसे बनाएंगे? डू आई नीड टू हेल्प देम? डू आई नीड टू हेल्प देम? वाई डू आई नीड टू हेल्प देम? ठीक है, तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन हो, वाई हो, वेन हो, वेयर हो, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि वेन नीड आई टू गो देयर, इस वाक्य में बताइए नीड क्या है और गलती क्या हुआ है? वेन नीड आई टू गो देयर, इसमें क्या गलती है? तो डब्ल्यू एच के बाद तो ये हेल्पिंग वर्ब होगा। कौन सा हेल्पिंग? मोडाल हेल्पिंग वर्ब। तो मोडाल हेल्पिंग वर्ब के बाद टू कैसे आएगा? वी वन आएगा, ये गलती था। समझ रहे हैं? अगर मैं यहाँ पे कहूँ हाउ डेयर यू टू अब्यूज हिम, आप उसको गाली देने का साहस कैसे करते हैं? अब यहाँ पे बताइए वाक्य में डेयर क्या है और इस वाक्य में गलती क्या हुआ है? तो हाउ डब्ल्यू एच के बाद आया है, हेल्पिंग वर्ब है, मोडाल हेल्पिंग वर्ब। मोडाल हेल्पिंग वर्ब अपने बाद वी वन लेता है, यहाँ टू नहीं होना चाहिए, अब्यूज सही है। आ रही है बात समझ में? लेकिन अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर इनका यूज करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब होगा। चाहे नीड का यूज करिए अफर्मेटिव में या डेयर का यूज करिए अफर्मेटिव में, ये सिर्फ हमारा मेन वर्ब होगा। जैसे अगर मैं कह रहा हूं ही डेयर्स टू बीट हिम, वह उसे पीटने का साहस करता है। या मैं कहूं कि बीट हिम इफ यू डेयर, तो दोनों वाक्य देखिए, ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये वाला भी अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव में आंख बंद करके इसको क्या बोलेंगे? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब है, जैसा कि बाकी सब वर्ब होते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार हमें चेंज करना पड़ेगा। यू है तो डेयर आया, उसको पीट के दिखाओ अगर हिम्मत हो तो यहाँ भी डेयर मेन वर्ब है, यहाँ भी डेयर्स मेन वर्ब है। सही है? तो अफर्मेटिव में जब भी हम डेयर और नीड का यूज करेंगे तो वो सिर्फ मेन वर्ब होगा। लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में दोनों तरह से यूज हो सकता है, इसीलिए तीन मोडाल हेल्पिंग वर्ब को हमने अलग कर लिया था। अब जरा एक स्ट्रक्चर कितना समझते हैं मैं आपके सामने रख रहा हूं। अगर मैं कहूं आई नीड नॉट वर्क हियर, आई नीड नो मनी, आई एम
इन नीड ऑफ मनी। अब ये वाक्य देखिए दोस्तों, और आप जरा बताइए कि नीड यहाँ भी है, नीड यहाँ भी है और नीड यहाँ भी है। आपको बताना है कि कौन सा नीड हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा मेन वर्ब है, कौन सा क्या है। आपको बताना है कि ये नीड यहाँ क्या है, ये नीड यहाँ क्या है और ये नीड क्या है। यहाँ नो लगा है, यहाँ नॉट है। याद रखिएगा, नो हमारा एडजेक्टिव है और नॉट हमारा एडवर्ब है। ठीक है, तो नीड के साथ नॉट होते तो हेल्पिंग वर्ब होगा, और ये वर्क मेन वर्ब है, V1 लगा है। इसमें कोई और वर्ब है ही नहीं, यहाँ तो एक वर्ब ये था और एक वर्ब वर्क था, यहाँ कोई और नहीं है, तो ये मेन वर्ब है और नो हमारा एडजेक्टिव है, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। आई एम इन नीड ऑफ मनी, यहाँ प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद नीड आया है, तो इसका मतलब नेसेसिटी हो गया, यानी कि ये हमारा नाउन है, ना मेन वर्ब है ना हेल्पिंग वर्ब है। तो नाउन तो हम किसी को भी बना सकते हैं, समझ रहे हैं। अगर यहीं पे मैं बोलता इसको रहने दीजिए, अगर मैं यहाँ पे बोलता आई डोंट नीड टू वर्क हेयर, तो क्या इसका मीनिंग बदल जाता? आई डोंट नीड टू वर्क हेयर, तो इसका मीनिंग क्या हो जाता? आई डोंट नीड टू वर्क हेयर, मुझे यहाँ काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये डू हमारा क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। नीड क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। समझ रहे हैं? अगर मैं इसको, समझ रहे हैं ये सारी चीज़ें? तो स्ट्रक्चर में कोई भी वर्ड क्या काम कर रहा है देखना है। तो मोडाल से स्टार्ट करने के पहले मैं बता रहा हूँ कि कब कोई हेल्पिंग वर्ब है, कब कोई मेन वर्ब है, ये समझना बेहद आपके लिए ज़रूरी है। एक और वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए नीड, डेयर और यूज टू जो है ना, ये मेन मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये सब सेमी मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब है, मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब है। सेमी का मतलब मोडाल्स का भी काम कर रहा है और कुछ और भी काम करता है। तो इसी कड़ी में एक आता है आपका यूज्ड टू। तो यूज टू आपको पता है, यूज टू क्या बताता है? पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस करता है, ये एक्सप्रेस करता है पास्ट हैबिट को। तो सिर्फ पास्ट हैबिट के लिए लिखा हूं, तो इसको प्रेजेंट हैबिट में कभी भी इनको हम यूज नहीं कर सकते, याद रखिएगा। यूज टू का मतलब एकदम वैसे ही होता है जैसे अकस्टम टू, ठीक है, या एडिक्टेड टू। ठीक है ना, तो इसको मैं आगे समझाऊंगा, यहाँ कंफ्यूज ना करें। यूज टू का मतलब हुआ पास्ट हैबिट, सिर्फ पास्ट हैबिट बताता है। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ ही यूज टू स्मोक, वो धूम्रपान किया करता था, तो ये यूज्ड अकेला मोडाल नहीं है, यूज्ड और टू ये दोनों मिला के मोडाल हेल्पिंग वर्ब है। तो ये हमारा मोडाल हेल्पिंग वर्ब हो गया, और मोडाल हेल्पिंग वर्ब आगे जो वर्ब लेगा ही लेगा, बिना वर्ब का आप यूज ही नहीं कर सकते। मोडाल हेल्पिंग और हेल्पिंग वर्ब है तो आगे वर्ब तो आएगा ही आएगा। यहाँ हमारा ये मेन वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म में है, आई यूज, ही यूज टू स्मोक। समझ रहे हैं? वह धूम्रपान किया करता था। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि ही विल स्मोक, तो इसका मतलब क्या है? कि वह धूम्रपान करेगा भविष्य में। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि ही वुड स्मोक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये तो फ्यूचर की बात हो गई, और ये विल का पास्ट फॉर्म है वुड, तो इसका मतलब और इसका मतलब एक हो जाएगा। ही यूज टू स्मोक, वह धूम्रपान किया करता था, ही वुड स्मोक, वह धूम्रपान किया करता था, दोनों का मतलब एक है। तो यहाँ ही यूज टू की जगह आप चाहें तो ही वुड भी लगाते, आगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सही है? जैसे अगर मैं कहूँ वह दूसरों को नीचा दिखाया करता था, तो ही यूज टू ह्यूमिलिएट अदर्स। और अगर इसके बदले में कुछ और लगाना है तो क्या लगा सकते हैं? ही वुड। दोनों जगह पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। समझ रहे हैं? लेकिन अब इसको हम, ये जो तीन जो वर्ड हैं, नीड, डेयर और यूज टू, इसको हम तीन को अलग से याद रखें कि इसे हम सेमी मोडाल हेल्पिंग वर्ब कहते हैं।
क्यों कहते हैं? आपने देखा कि नीड और डेयर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है और मेन वर्ब भी हो सकता है। यूज टू को क्यों कहते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो आपने देख लिया। एक और बताएं कि एडजेक्टिव के रूप में भी यूज होता है। जैसे वह दूसरों को ह्यूमिलिएट किया करता था, पास्ट में कोई काम आप बार बार करते थे। वैसे टेंस से भी हम बता सकते हैं ही यूज टू ह्यूमिलिएट, या अगर मैं यहाँ पे सिंपली बोल देता पास्ट इंडेफिनिट में ही ह्यूमिलिएटेड अदर्स, तो इसका मतलब भी ये हो सकता है कि वह दूसरों को ह्यूमिलिएट किया करता था। तो ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म जो है पास्ट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट क्या बताता है? कोई एक्शन बार बार होता है। तो ही ह्यूमिलिएटेड अदर्स भी ठीक है, यूज टू भी ठीक है, वुड भी ठीक है, तीनों का मतलब एक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बता दूं कि यूज टू अगर मोडाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं तब मेन वर्ब जो आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेकिन एडजेक्टिव के रूप में यूज कर रहे हैं तो आईएनजी फॉर्म लगाना है इसके साथ। जैसे अगर मैं यहाँ पे कहूँ ही इज यूज्ड टू ह्यूमिलिएटिंग अदर्स, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा इस स्ट्रक्चर को, यहाँ यूज टू लिखा हुआ है और यहाँ इज लिखा हुआ है। तो ये एकमात्र वर्ब जो यहाँ पे है हमारा इज है। तो अगर इज है, एम है, आर है, इसके साथ बाद में यूज टू आए तो ये हमारा एडजेक्टिव होता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं। और इसके बाद जो भी वर्ब आएगा वो आईएनजी फॉर्म में आएगा, यानी जीरंड आएगा, ठीक है। तो मीनिंग भी बदल जाएगा। ही यूज टू लिखा है यानी पास्ट हैबिट, वह दूसरों को नीचा दिखाया करता था, और यहाँ हो जाएगा कि वह दूसरों को नीचा दिखाने का आदी है। तो यहीं पे मैं बता दूं कि यूज टू का मतलब जो अभी वर्ड में लिख रहा था अकस्टम टू या एडिक्टेड टू या हैबिचुएटेड टू, ठीक है। तो जब भी यूज टू के पहले या कस्टम टू के पहले, एडिक्टेड टू या हैबिचुएटेड टू के पहले इज एम आर हो मेन वर्ब के रूप में या वॉज वर्ब, तो आगे आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। और जब इज एम आर लगा है तो बात प्रेजेंट का है कि वह आदि है। जैसे अगर मैं कहूँ कि वह झूठ बोलने का आदि है, जैसे आप हिंदी बताइए दोनों का, मैं दो वाक्य लिख रहा हूँ, दोनों का हिंदी बताइए। अच्छा, इसमें एडिक्टेड टू जो वर्ड है वो सिर्फ नेगेटिव सेंस में आता है, अगर पॉजिटिव मीनिंग देने वाला वाक्य में है तो भी वहाँ यूज टू लगा दीजिए। एडिक्टेड टू सिर्फ ही इज एडिक्टेड टू गैम्बलिंग, टेलिंग अ लाई, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग वाइन, सब ठीक है। एडिक्टेड, एडिक्शन होता है नेगेटिव सेंस में। तो अगर मैं कहूँ ही यूज टू टेल अ लाई, ही यूज टू टेल अ लाई, और अगर मैं कहूँ ही इज यूज्ड टू टेलिंग, स्ट्रक्चर को भी देखिए वाक्य का और मीनिंग भी समझिए। बताइए दोनों में क्या अंतर है मीनिंग में? वाक्य तो सही है, यूज टू यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया, आगे भी वन लगा है। यहाँ इज है यूज टू के पहले यानी एडजेक्टिव हो गया, वह यूज टू है मतलब आदि है, क्या? झूठ बोलने का, आगे जीरन लगाए हैं, सही है। तो ही यूज टू या अकस्टम टू दोनों सही होता, हैबिचुएटेड टू ये भी सही होता, और इन सब के बाद जीरन ही लगेगा तो सब सही है। एडिक्टेड टू भी लगाएंगे तब भी सही है, गलत आदत के लिए बात हो रही है। ही इज एडिक्टेड टू टेलिंग अ लाई, यूज टू, हैबिचुएटेड टू, अकस्टम टू टेलिंग अ लाई। तो इसका मतलब हो गया कि वह झूठ बोलने का आदी है और वह झूठ बोला करता था। इसके बदले में अगर चाहें तो भाषा लिखने में पढ़ने में स्वतंत्रता होना चाहिए, तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते थे इसको, ही वुड टेल अ लाई, वह झूठ बोला करता था, या हम सिंपली लिखते ही टोल्ड लाइज, वह झूठ बोला करता था, सब सही है। वो टोल्ड लाइज, समझ रहे हैं? ये सब पास्ट हैबिट बता रहा है और ये प्रेजेंट में बता रहा है कि कोई व्यक्ति आदि है। ये इसके लिए है, कौन है आदि? ये तो ये नाउन प्रोनाउन के लिए आएगा, ये एडजेक्टिव हो गया। और ये किसके लिए आया है? मेन वर्ब को बता रहा है, हेल्प कर रहा है कि ये एक्शन बार बार होता था। सही है दोस्तों, आ रहा है समझ में? तो मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब जो है
और प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, उसका आज इंट्रोडक्शन क्लास था। कल से हम लोग मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब शुरू कर देंगे और आप भी मन लगा के पढ़ते रहिए। जब हम टेंस, मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब, कंडीशनल्स और मोडाल्स के साथ साथ मूड का भी हम आपका परिचय देंगे। तो कंडीशनल्स, मोडाल्स, इतना पढ़ते पढ़ते ही आपको अंग्रेजी लिखना थोड़ा सा बहुत आसान हो जाएगा, थोड़ा क्या बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद जब वॉइस नरेशन में हम जाएंगे तो फिर कोई कमी बचेगा नहीं। वॉइस नरेशन चैप्टर बना ही है अंग्रेजी लिखने और बोलने के लिए, तो उसके बाद भाषा में, एक्सप्रेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, चाहे लिखना हो या पढ़ना हो। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।